वेलकम टू अचीवर अकेडमी। यूपी टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम करेंगे यूपी टेट सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे 10 मिनट प्री वाईक्यू सीरीज चालू है, उसी का ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने ईवीएस अपलोड की है, आप जाकर के उसको भी देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कहा गया पहला क्वेश्चन है हमारा, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ में परम शून्य भी हो क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है हमारा नामित मापनी, दूसरा है क्रम सूचक मापनी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अंतराल मापनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुपात मापनी। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा अनुपात मापनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर है फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण किस में होता है। पहला ऑप्शन है इदम में होता है, या फिर अहम में होता है, या पराहम में होता है, या परिस्थितियों में होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पराहम में। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण किस में होता है, तो पराहम में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर कहा गया है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है हमारा फ्री या न्यूमैन का हो जाएगा, या वाटसन का हो जाएगा, या होलिन जिंगर का हो जाएगा। आपको बताना है इसमें से किसका कथन है ये। तो ये हमारा कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि वाटसन का। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर कहा गया है ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है हमारा उद्दीपन की तीव्रता को, या फिर उद्दीपन की उपैधता को, या फिर उद्दीपन की विश्वसनीयता को, या फिर उद्दीपन की सक्रियता को। आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उद्दीपन की तीव्रता को। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर कहा गया है डैश छात्रों में उचित उत्पन्न करने की कला है। किसमें, शिक्षण में, या फिर सहानुभूति में, या समृष्टि में, या फिर प्रेरणा में। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेरणा। प्रेरणा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर कहा गया फ्राइड के अनुसार विस्मरण क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा तथ्यों और धारणा करने की विफलता, दूसरा है पूर्व अनुमान का स्मरण करने की सफलता, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फ्राइड के अनुसार विस्मरण क्या है। तो विस्मरण क्या है, वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर कहा गया है SO-R किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा वाटसन के द्वारा, दूसरा है कोहेलर के द्वारा, या फिर गेस्टाल्टवादी के द्वारा, या फिर कोफका के द्वारा। आपको बताना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेस्टाल्टवादी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर कहा गया है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा अवधि, या फिर नवीनता, या फिर रुचि, या फिर आकार। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा रुचि, यानी कि ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है वो क्या है, तो वो रुचि है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 9। यहाँ पर कहा गया एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। तो यहाँ पर है हमारा सीखने की विधियाँ, या फिर ऑप्शन नंबर सीखने की स्थानांतरण, या फिर सीखने की पठार, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सीखने में रुचि। तो आपको बताना है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कैसे कहलाता है, क्या कहलाता है। तो बताना है यहाँ पर आपको बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, स्थिति में स्थानांतरण, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर कहा गया है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है, सीखना कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है, या फिर चिंतन कहलाता है। आपको बताना है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अब तक आप वीडियो पर रुके रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को अपने 10 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिले। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 11। यहाँ पर है सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है हमारा स्तंभ कृति, या फिर दूसरा हो जाएगा आवृत्ति बहुभुज, या फिर संचयी आवृत्ति, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा रेखा चित्र। आपको बताना है यहाँ पर सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है, बताइए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा स्तंभाकृति, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 12। विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का जो है अधिकतम विकास होता है, मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है हमारे दिमाग का। तो किस में होता है, बाल्यावस्था में होता है, शिशुअवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, या फिर प्रौढ़ावस्था में होता है। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा किशोरावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है प्रश्न नंबर 13। हाँ, यहाँ पर कहा गया है
शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? मूल्य प्रवृत्ति पर, या फिर नैतिकता पर, या फिर वास्तविकता पर, या फिर ध्यान पर। आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका जो है सही हो जाएगा। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? तो मूल प्रवृत्ति पर। किस पर? मूल प्रवृत्ति पर। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर कहा गया अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहेल ने किस पर प्रयोग किया है? पहला ऑप्शन है कुत्ते, दूसरा है वन मनुष्य, तीसरा हो जाएगा हमारा बिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा चूहों। तो आपको बताना है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहेल ने किस पर प्रयोग किया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वन मनुष्य, वन मनुष्य, वन मनुष्य यानी बी वाला बिल्कुल सही। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 15। यहाँ पर कहा गया यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लाभ वाले बच्चे डैश में भी उचित होंगे। पहला है सृजनशीलता में, दूसरा है अध्ययन में, या फिर विश्लेषण करने में, या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने में। यह आवश्यक नहीं है कि जो हायर बुद्धि वाले बच्चे हैं वो बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। किस में उच्च होंगे बताइए? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सृजनशीलता में। ऑप्शन नंबर ए हमारा पहला हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर कहा गया अधिगम में किस प्रभाव का नियम दिया था? पहला ऑप्शन है हमारा पावलोव ने, या फिर स्किनर ने, या वाटसन ने, या फिर थॉर्नडाइक ने। आपको बताना है अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि थॉर्नडाइक ने जो है इसका नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 17। निम्न में से किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा प्रत्याहन, या फिर तार्किक विधि, या फिर पहचान विधि, या फिर पुनर्सीखना विधि। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता, नहीं ध्यान रखना यहाँ पर है। तो किसके लिए नहीं किया जाता है बताना है आपको आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तार्किक विधि का जो है नहीं यूज़ करते हैं, बाकी तीनों का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर कहा गया प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारा साइमंड के द्वारा, या फिर होल्ट्जमैन के द्वारा, या फिर मरे, या फिर बेलक। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मरे। अगला है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। पहला ऑप्शन है हमारा विषय केंद्रित शिक्षा में, या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा में, या फिर क्रिया केंद्रित शिक्षा में, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बाल केंद्रित शिक्षा में। आपको बताना है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान। तो योगदान कौन सा हो जाएगा? बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 20। यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इंपॉर्टेंट बात याद रखना, नहीं है वाले ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में, यही गलत होते हैं। तो निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है वर्गीकरण का सिद्धांत, या फिर समन्वय का सिद्धांत, या फिर वैयक्तिकता का सिद्धांत। आपको बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 21। यहाँ पर कहा गया कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपन सीखने के किस नियम पर आधारित है? पहला ऑप्शन है हमारा प्रभाव का नियम, दूसरा है सदृश्यता का नियम, फिर है हमारा तत्परता का नियम, फिर हो जाएगा सहचार्य का नियम। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22। तो सन प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। पहला ऑप्शन है हमारा सामान्यीकरण, फिर विभेदीकरण, फिर प्रत्यक्षीकरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा पृथक्करण। अब आपको बताना है सन प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विभेदीकरण। ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा? बी वाला। अगला हमारा है प्रक्षणात्मक अधिगम संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया था? तो पहला हमारा है टॉलमैन, दूसरा है बेडोरा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है थॉर्नडाइक के द्वारा, या फिर कोहेलर के द्वारा। अब आपको बताना है इसमें कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये किसके दिया जाएगा था? बेडोरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 24। यहाँ पर कहा गया उदाहरण, निरीक्षण और विश्लेषण, वर्गीकरण नियमीकरण किस विधि के सोपान है? उदाहरण, निरीक्षण और विश्लेषण, और अब अगला हमारा है वर्गीकरण नियमीकरण किस विधि के सोपान है? तो निगम विधि के, अगम विधि के, अंतर्दर्शन के, या फिर बाहरी दर्शन के। तो आपको बताना है इसमें कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा निगम विधि। ध्यान रखना निगम विधि। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 25। यहाँ पर कहा गया अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो पहला हमारा है ऑप्शन रुचि है, लक्ष्य है, अभिवृत्ति है, दूसरा है उद्दीपन है, वस्तु है, या फिर प्रवृत्ति है, या प्रकाश हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, ग्रंथ हो जाएगा, या पुरस्कार और प्रोत्साहन। तो यहाँ पर कहा गया अवधान के आंतरिक अथवा
व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो कौन से निर्धारक हैं? तो यहाँ पर हमारे पुरस्कार और प्रोत्साहन, बच्चे को पुरस्कार दीजिए, लालच दीजिए, प्रोत्साहन उससे उसका बढ़ेगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 26। यहाँ पर कहा गया है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है हमारा केवल शैशवावस्था, दूसरा है केवल गर्भावस्था, या फिर केवल बाल्यावस्था, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वो कौन सा है? केवल शैशवा अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27। यहाँ पर कहा गया है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जुड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती हैं कहलाती हैं क्या? डाउन सिंड्रोम, या फिर क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, या फिर टर्नर सिंड्रोम, या फिर विल्सन सिंड्रोम। अब आपको बताना है इसमें कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो वह अवस्था जो कि 21वें गुणसूत्र से जुड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, क्या बोलते हैं उसको? यहाँ पर हो जाएगा हमारा डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 28। यहाँ पर कहा गया कोहेल भर के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पहला ऑप्शन है हमारा पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा है पारंपरिक अवस्था, या फिर पश्च पारंपरिक अवस्था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कोहेल भर के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी नहीं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 29। यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो पहला है अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, और चौथा ये कॉमा लगाकर युग्मज। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, युग्मज, अंडाणु और शुक्राणु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु या युग्मज, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज या ब्लास्टोसिस्ट। अब आपको बताना है इसमें से इनका जो है अरेंजमेंट कौन सा सही है, सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर ब्लास्टोसिस्ट और फिर युग्मज। ध्यान रखना इसको, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा है अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा क्रिश्नर, या फिर युंग, या फिर सिल्डर, या ऑप्शन नंबर डी स्पेंजर। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा होगा, बताइए कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई है तो कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा आपको, और ऐसी कौन सी